दोस्तों जरा सोचिए, सुबह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। भारत और रूस अब चीन के पाले में चले गए हैं। दुनिया भर में हलचल मच जाती है। मीडिया हेडलाइंस में बस यही खबर, क्या सचमुच भारत अब अमेरिका से दूर जा रहा है? लेकिन उसी दिन शाम को तस्वीर बदल जाती है। व्हाइट हाउस से ट्रंप का नया बयान सामने आता है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने के लिए तैयार हूं। यानी सुबह गुस्सा, शाम को नरमी। सवाल ये उठता है, आखिर ट्रंप बैकफुट पर क्यों आ गए? नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं आपके सबसे शानदार सेशन में, जहां हम बात करते हैं बर्निंग इश्यूज की या उन टॉपिक्स की जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत और यूएसए के संबंध और उन भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण भारत की एससीओ मीटिंग में मजबूती चर्चा का विषय बनी हुई है और आज हम उसी पर बात करेंगे। मैं हूं कुमार पंकज और आप देख रहे हैं सबसे शानदार सेशन। इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जो भारत और अमेरिका के ऐतिहासिक संदर्भों को दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत और अमेरिका की डिप्लोमेसी समय के साथ परिवर्तित हुई। वर्तमान में क्यों ऐसा हम देख रहे हैं कि ट्रंप और भारत, एक बार मोदी जी से नाराज होते हैं ट्रंप, भारत से नाराज होते हैं, फिर शाम को ही उनको अपना पैंतरा बदलना पड़ता है। यानी भारत एक मजबूत देश बन चुका है क्या? इन सभी सारे सवालों के जवाब इसकी क्लास में आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं शुरू से। मोदी का पलड़ा भारी, ट्रंप ने मानी हार, इंडिया वर्सेस ट्रंप ट्विस्ट। क्या है ये सारा मामला? दोस्तों अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं और इतिहास उठाकर देखें तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि अगर हम देखें हिस्ट्री को कि भारत और अमेरिका का जो संबंधों का इतिहास है वो कैसा रहा है, तो अगर आप भारत जब आजाद हुआ 1947 और 1990 के बीच के दौर का समय समझें तो शुरुआत में अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे बिल्कुल नहीं थे। 1947 से 1990 तक पाकिस्तान भारत का ज्यादा करीबी रहा था। यानी भारत अमेरिका के करीब नहीं था, पाकिस्तान अमेरिका के करीब था। और अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अपना समर्थन कराने के लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन था, वो था यूएसएसआर, यानी वर्तमान का रसिया। तो अब आप स्थिति समझिए कि 1947 से 1990 के दौर में जहां अमेरिका पाकिस्तान के करीब था, वहीं भारत के संबंध रसिया से अच्छे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम 1990 तक ही ये बात कर रहे हैं, क्योंकि 1990 के बाद एक त्वरित परिवर्तन आया भारत की पॉलिसी में। भारत ने 1991 में रिफॉर्म्स किए, यानी सुधार किए। ये सुधार क्या थे? ये सुधार थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिनको हम एलपीजी बोलते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको नई आर्थिक नीति कहा गया। भारत ने अपने बाजारों को दुनिया भर के लिए खोल दिया। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हमने अपने संबंधों को मजबूत किया। हमने अपनी कई सारे व्यापारिक क्षेत्रों को, संस्थानों को निजीकरण किया, निजी संस्थाओं को देना शुरू किया। यानी भारत एक बाजार के रूप में ओपन हुआ। और यह चीज सबसे पहले अमेरिका ने देखी कि भारत अब एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहां पर उसको अपने उत्पाद बेचने थे, भारत को एक बाजार के रूप में उसे लाभ लेना था। तो अमेरिका ने भारत में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। इसलिए नहीं कि अमेरिका को भारत से कोई सहानुभूति थी, बल्कि इसलिए कि उसे भारत के साथ अपना व्यापार करके अपने उत्पादों को भारत में बेचना था। तो ये कारण रहा कि 1990 से लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण होने के बाद जब इंडिया ने अपने बाजार को बाहरी देशों के लिए खोला, तो यूएस ने भी, यानी अमेरिका ने भी आर्थिक अवसर के रूप में इस चीज को देखा कि वो भारत में अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो अमेरिका ने भारत के प्रति अपना झुकाव बढ़ाया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वो उसका लाभ ले सके। बात क्लियर है? उसके बाद फिर से एक सिचुएशन बनी जब 1998 में भारत ने परमाणु जो है परीक्षण किया।
अब परमाणु परीक्षण हुआ, अमेरिका को लगा कि ऐसा कैसे कर सकता है एक देश, एक छोटा देश जो इतना मजबूत भी नहीं है, विकासशील है, वो कैसे परमाणु परीक्षण कर सकता है। भारत ने एक बार फिर से अपने रुख को बदला और भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। और यहीं पर 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने भारत पर आरोपित किए, यानी उसने कड़ा रुख भारत के खिलाफ अपनाया। तो जो रुख 1990 के पहले था, भारत पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, फिर अपने बाजार की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए उसने बाजार के रूप में भारत को देखा, लेकिन फिर जो है जैसे ही हमने परमाणु परीक्षण किया तुरंत उसने रुख कड़ा कर दिया, पाकिस्तान के करीब चला गया और भारत को फिर से उसने प्रतिबंध लगा दिए। तो देख रहे हैं किस तरह समय के साथ सारी चीजें बदल रही हैं। हालांकि फिर एक बहुत अच्छा समय आया, जो समय था 2000 के बाद का, बुश और मनमोहन का एरा इसको कहा जाता है। भारत में मनमोहन सिंह जी थे और अमेरिका में बुश राष्ट्रपति थे। दोनों ने एक बहुत बड़ी डील साइन की जिसको सिविल न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। इस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद टर्निंग पॉइंट साबित हुआ भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए, और इसी टर्निंग पॉइंट से भारत के रिलेशन पहली बार अमेरिका के साथ मजबूत होना शुरू हुए। फिर समय आया 2014, यानी नरेंद्र मोदी का समय, और मोदी कि ट्रंप के साथ रिलेशन, फिर उसके बाद बाइडेन के साथ रिलेशन, और अब वर्तमान में ट्रंप के साथ रिलेशन। इस समय भारत और अमेरिका के बीच में कई महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियां हुई, चाहे वो कोमकासा की बात हो, चाहे वो लामुआ की बात हो। बहुत सारे हमने जो है इनके साथ समझौते किए हैं, और समझौते डिफेंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, और इवन की इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन यानी भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में समझौतों के तौर पे, एक दूसरे के सहयोगी के तौर पे ये दोनों देश उभरे। हमने रक्षा के क्षेत्र में समझौते किए, हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सेना के जो है प्रोडक्ट्स अमेरिका ने हमको प्रदान किए, टेक्नोलॉजी हमने अमेरिका से ली। तो इस तरीके से हमारे संबंध 2014 के बाद और मजबूत हुए। मैं जिस लेमोआ की बात कर रहा हूं, इसमें एग्रीमेंट किया गया कि हम दोनों देश एक दूसरे के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट कराएंगे, जो है मिलिट्री के लिए। तो मिलिट्री के शिप्स चाहे तो हमारे अमेरिका में जाएं या अमेरिका के हमारे तटों पर आए, तो उस शिप के लिए पूरी रसद, खाने पीने, ठहरने रुकने की व्यवस्था और जो भी जरूरतें होती हैं उन हमारे जहाजों को अमेरिका प्रदान करता है, अमेरिकी जहाजों को हम प्रदान करते हैं। तो डिफेंस के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ऐसे ही हमने कोमकासा समझौता किया, बेका समझौता किया। तो ये समझौते भारत और अमेरिका के बीच में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हैं। ये सब कब हो रहा है? 2014, और उसके बाद इकोनॉमिक टाइज भारत और अमेरिका के बहुत मजबूत हुए। भारत और यूएसए के बीच में अच्छा खासा ट्रेड हुआ। यूएस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा, यानी हमने सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए को किया। ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि भारत जितना भी ट्रेड कर रहा है, जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें सबसे ज्यादा हम ट्रेड कर रहे थे यूएसए को, यानी हमारे लिए भी यूएसए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कई सारे सेक्टर्स में यूएसए का सबसे ज्यादा रहा है। यूएसए ने न केवल हमारे क्षेत्र में निवेश किया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में हमको सपोर्ट भी किया। अगर हम ऐसी तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक समझौतों के तौर पे क्वाड एक जो है क्वाड्रिलेटरल जो है डायलॉग है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश एक साथ इकट्ठा हुए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, क्योंकि चाइना अपना विस्तार कर रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम चलाकर उसने हमेशा कोशिश की है कि पूरे जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें अपनी बढ़त हासिल कर सके। भारत को भी उसने जो है
बांधने का प्रयास किया है, हर भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, चाहे वो श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को लोन देकर उनको अपने पक्ष में लेना हो, बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना हो, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से चाइना के गिरफ्त में है ही। तो चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए यूएसए ने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक क्वाड जैसा एक फ्रेमवर्क बनाया जो चाइना को काउंटर करता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर पर भी यूएसए और भारत के रिलेशन मजबूत है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बनती है इंडियन डायस्पोरा। आप देखेंगे कि 5 मिलियन से ज्यादा यानी 50 लाख से ज्यादा भारतीय लोग आज भी अमेरिका के कई बड़े बड़े सर्विस सेक्टर्स में, इवन की सीईओ जैसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आईटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में भारत के बहुत सारे लोग हैं जिनका सीधा हस्तक्षेप है अमेरिका में। तो यह भी एक चीज है जो भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाती है और एक साथ जोड़े रखती है। अगर हम बात करें कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बैकफुट की रियलिटी क्या है, जो उन्होंने सुबह गुस्से में बात कही उससे क्यों ऐसा कहा, तो अगर उनको गुस्से में जो उन्होंने सुबह बोला उसके पीछे कुछ और नहीं है, सिर्फ उनकी राजनीतिक जो है इलेक्शन की पॉलिटिक्स थी, चुनावी राजनीति थी, जो बाद में उनको महसूस हुआ कि उन्होंने गलत बोल दिया है, गलती से बोल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को दिखाने का प्रयास किया ट्रंप ने। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट रहेगा। अमेरिका फर्स्ट को उन्होंने प्रेजेंट करने का, पोस्चरिंग करने का प्रयास किया, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे वो कर भी नहीं पाए और जल्दी ही उनको अपनी इस गलती का एहसास हुआ। शाम को उन्होंने नरमी भी दिखाई जब उनको रियलिटी चेक हो गया कि भारत के बिना अमेरिका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एशिया पैसिफिक में उसकी कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का जो नारा लगाया था उसको बाद में बदला और यह बात उनको समझ में आ गई कि अमेरिका कैन नॉट शेप एशिया विदाउट इंडिया। एशिया में उसकी कोई पोजीशन नहीं रहेगी अगर भारत उसके साथ ना खड़ा हो। इसका पीछे के राज्य की कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। बैकफुट पे जाने का कारण यही है कि अगर लगातार अमेरिका भारत के साथ ऐसे कड़े रुख अपनाएगा, ऐसे कड़े बातें बोलेगा, तो यह हो सकता है कि अमेरिका, भारत अपने आप को ज्यादा झुका महसूस करे और ज्यादा झुका ले रसिया और चाइना की तरफ। और अगर भारत रसिया और चाइना की तरफ झुक जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएसए के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो उसकी वॉशिंगटन एशिया की जो स्ट्रेटेजी रही है, वो हमेशा से वॉशिंगटन चाहता है कि एशिया में उसकी पकड़ मजबूत रहे, तो उस एशिया स्ट्रेटेजी को मजबूत करने में अमेरिका ही उसका साथ दे सकता है, क्योंकि रसिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनसे उनकी बिल्कुल यूएसए की बनती नहीं है और भारत से उसकी बनती है। भारत ही एकमात्र मजबूत देश है रसिया और चाइना के बाद एशिया में जो क्रेडिबल भी है और जो मजबूत भी है। तो ये बात रसिया को जल्दी यूएसए को जल्दी समझ में आ गई और इसलिए ट्रंप ने अपने सुबह के बयान को सामने ही बदल दिया, सामने ही। और वो कहावत है ना कि सुबह का भूला शाम को घर जल्दी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ट्रंप के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। अब देखते हैं कि भाई ट्रंप ने तो जो कहा, भारत का इसमें रिस्पांस क्या था। तो आप देखेंगे कि भारत ने बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टाइल में इसका रिप्लाई किया। मोदी जी ने बहुत नपे तुले शब्दों में इसका रिप्लाई किया। ना कोई पैनिक था, ना कोई एग्रेशन था, ना ही कोई जल्दीबाजी देखी गई उनके जो है रिप्लाई में। और आप देखेंगे मोदी ने कहा कि आई अप्रिशिएट ट्रंप सेंटीमेंट, यानी मैं ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। और भारत और यूएसए की जो पार्टनरशिप है, भारत और यूएसए की जो साझेदारी है, वो मजबूत है और दूरदर्शी है। यानी बहुत नपे तुले शब्द, उनकी भावना का सम्मान भी किया और साथ ही साथ ये कह दिया कि भाई हम अमेरिका के साथ एक दूरदर्शी सोच लेकर मजबूत साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी ना इसमें कोई आपको पैनिक दिखाई देगा, कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं देगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम साझेदारी करना चाहते हैं लेकिन इक्वल लेवल पे, हम एक दूसरे समान अगर लेवल पे खड़े हैं तो ही साझेदारी होगी। ऐसा नहीं है कि आप हमें डराओ धमकाओ और उसके साथ भी आप कहो कि हम साझेदार हैं, दोस्त हैं, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात ये भी समझ लेते हैं कि यूएसए के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूएसए के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आप समझना पड़ेगा
इसके पीछे के कुछ कारण, सबसे पहला कारण तो जियोपॉलिटिकल पोजीशन ही है कि भू स्थिति अगर आप देखो तो भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एकमात्र ऐसा क्रेडिबल कंट्री है, एकमात्र ऐसा क्रेडिबल काउंटर है चाइना का जिस पे अमेरिका भरोसा कर सकता है, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चाइना के सामने खड़ा हो सके। इसलिए जियोपॉलिटिकल पोजीशन को भी देखें तो भारत यूएसए के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मार्केट एंड इकोनॉमी। भारत की जो जनसंख्या है वो 1.4 बिलियन है, यानी 140 करोड़ की मैसिव जनसंख्या है, यानी ये मैसिव कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं जो अमेरिका से के बहुत सारे उत्पादों को उपयोग करते हैं। यूएस के निवेश भी भारत में होते हैं, तो दोनों तरीके से भारत बहुत बड़ा जो है अर्थव्यवस्था के तौर पर और बाजार के तौर पर अमेरिका के लिए उपलब्ध रहता है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट की बात करें तो भारत में देखोगे बहुत सारे सीईओज आज भी अमेरिका में भारतीय हैं। भारत की जो यूएस टेक जाइंट्स कंपनियां हैं जिनको जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिष्ठा और जो है पद पाए हुए हैं, उनमें बहुत सारे भारतीय लोग उनको सर्व करते हैं, उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो हमारी वर्कफोर्स यानी हमारे बहुत सारे कर्मचारी और हमारे बड़े पद पर बैठे लोग, ये सब अमेरिका को हम देते हैं। इसी प्रकार से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी आप देखो तो भारतीय नेवी अपने आप में एक मजबूत पोजीशन लिए हुए है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और स्पेशली बात करें तो इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की एक मजबूत स्थिति है जो पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो हिंद महासागर से होकर होता है उसको सुरक्षित बनाए रखने पर अहम भूमिका निभाती है। हिंद महासागर से ट्रेड यूएसए भी करता है, और यूएसए का ट्रेड जब इंडो पैसिफिक रीजन से हो रहा है, हिंद महासागर से स्पेशली हो रहा है, तो वहां पर भारतीय नौसेना की मजबूत समर्थन और उसकी सुरक्षा ये भी दिखाता है कि किस तरीके से भारत एक मजबूत पार्टनर के तौर पर जो है यूएसए के लिए सुरक्षा देता है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ भारत ही अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्या अमेरिका भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो भारत के लिए अमेरिका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हम ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट यानी हमारे यहाँ जो तकनीक और निवेश है वो अमेरिका से आता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बात करें, हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, हम स्पेस की बात करें, तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत गहरे हैं, बहुत डीप है। हम नासा और इसरो देखते हैं कि किस तरीके से साथ मिलकर स्पेस में काम करते हैं। एआई और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ यूएसए से हम अपने डिफेंस के क्षेत्र में भी जो इंजन है एयरक्राफ्ट के उनको इंपोर्ट करते हैं। तो डिफेंस पर भी हमारी जो है दावेदारी है, और डिफेंस पे भी हमारा जो एक पूरा निर्भरता है वो यूएसए पे बनी हुई है। और इसी के साथ साथ सिर्फ वो हार्डवेयर ही हमको नहीं देते, उसकी ट्रेनिंग भी यूएसए हमको प्रदान करता है। तो डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारी निर्भरता यूएसए पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाइना पाकिस्तान फैक्टर। आप देखोगे किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं, और चाइना चाहे कहीं भी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का जो है संगठन हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कोई भी मंच हो, चाइना हमेशा पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है। तो ऐसे में भारत को भी चाहिए एक मजबूत यूएसए जैसा नेशन जो भारत को भी हर जगह सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे और काउंटर कर सके चाइना को। तो इस तरीके से भारत के लिए भी यूएसए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि भाई ट्रंप और मोदी दोनों में किस तरीके से सिंबोलिज्म है, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ट्रंप का बैकफुट दिखाता है कि अमेरिका ये एक्नॉलेज कर रहा है कि इंडिया जो है सेंट्रलिटी है, इंडिया अब केंद्र बिंदु बन चुका है। उनके लिए भी अमेरिका उनकी रणनीति का, राजनीति का, उनकी डिप्लोमेसी का एक केंद्र बिंदु है। ये ट्रंप का बैकफुट दिखाता है कि अगर पीछे नहीं हटे तो ऐसा ना हो कि भारत बहुत दूर निकल जाए। और अगर वहीं मोदी का जो काम रिस्पॉन्स है, मोदी ने भी कोई तलखी में रिप्लाई नहीं करा, मोदी ने भी कामली रिस्पॉन्स किया, और मोदी ने कहा कि इंडिया अब जो है रिएक्टिव नहीं है बट असर्टिव भी नहीं है, है ना। इंडिया जो है काम है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम मजबूती के साथ खड़े हैं, हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तब ही हम आपके साथ अच्छा व्यवहार
करेंगे। और ये एक न्यू इंडिया डिप्लोमेसी है। हमने ना तो कोई शोर शराबा किया, ना ही हम बहुत घबराए। हमने बस एक स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन को मजबूत रखा, हमने अपने आप को होल्ड किया, स्टेबिलिटी के साथ हम मजबूती के साथ अपने निर्णय के साथ खड़े रहे। और ये दिखाता है कि किस तरीके से ट्रंप को ही पीछे हटना पड़ा है। इससे एक ग्लोबल मैसेज भी गया है, एक वैश्विक मैसेज गया है, वैश्विक संदेश गया है इस चीज से कि जितना भारत को यूएसए की जरूरत है, उससे ज्यादा भारत की जरूरत यूएसए को है। और ये चीज एक बड़ा व्यापक बदलाव लेके आने वाली है वैश्विक अर्थ जो है राजनीति में। आप देखिएगा कि भारत एक मजबूत और स्टेबल देश तो था ही, अब किस तरीके से अमेरिका जैसे देशों के लिए भी ये अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने पर मजबूर कर सकता है उनको। ये अपने आप में एक व्यापक परिवर्तन आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखने मिलेगा। साथ ही साथ रसिया, चाइना, यूएस पावर का ये जो ट्रायंगल है, इंडिया ही इसमें एक ऐसा देश है जो इनको बैलेंस कर सकता है। रसिया यूएसए के संबंध अच्छे नहीं है, रसिया चाइना के संबंध अच्छे नहीं है, यानी उन तीनों ट्रायंगल में अगर हम मान ले कि ये है यूएसए, ये है रसिया और ये है चाइना, तो इनमें अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो इंडिया ही है, भारत ही है जो इनको बैलेंस करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए भारत एक वैश्विक लीडर के तौर पर अब आगे बढ़ रहा है, एक स्टेबल कंट्री के तौर पर आगे बढ़ रहा है। इंडिया की जो इमेज आज के समय में बनी है वो एक स्टेबल शक्ति के तौर पर है, एक मजबूत और इस सुरक्षित शक्ति के रूप में है। और ये देश अब ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नया शेप दे रहा है, भारत अब वैश्विक राजनीति को एक नया आकार दे रहा है। ये मैसेज पूरे विश्व में गया है, यानी ये नया भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा, डरेगा भी नहीं, थमेगा भी नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। ये मैसेज पूरी दुनिया को हमने दिया है। और यही एक कारण है कि जो ट्रंप का सुबह का गुस्सा शाम को नरमी में बदल गया, और जो कह रहे थे कि भारत और रसिया चाइना के पाले में जा रहे हैं और चाइना एक कपटी और चालबाज देश भारत को अपनी तरफ झुका रहा है, शाम को उनके रुख बदल गए, मुस्कुराते हुए कहा कि मोदी तो मेरा देश है, मोदी तो मेरा भाई है, दोस्त है, और मैं भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रयास करना चाहता हूं। ये दिखाता है कि अमेरिका उतना मजबूत है नहीं, ट्रंप घबराए हुए हैं और वो समझ चुके हैं कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसको डरा धमका कर हम कुछ भी उसकी राजनीति में, उसकी रणनीति में परिवर्तन करा सकते हैं। अपितु भारत अब वो देश बन चुका है जो रुकेगा भी नहीं, थमेगा भी नहीं, चलता जाएगा और पूरे विश्व को साफ संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर बात करनी है तो सही तरीके से बात करिए, एक दूसरे के सामने बैठकर डायलॉग के माध्यम से बात करिए। ये टैरिफ वैरिफ की धमकी चलेगी नहीं, हम डरेंगे नहीं। आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, आप क्या मानते हैं इन संबंधों के बारे में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही शानदार और इंगेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम बात करते हैं सबसे गहन और चिंतनशील बर्निंग मुद्दों पर। जय हिंद।